बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत काम करेगा, आपके लाइफ में काम आएगा। एमबीबीएस करोगे तो वहां भी पूछ लिया किसी ने, तो शर्मसार ना हो जाओ। इसलिए आपको पता हो कि दो टिश्यू है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो बेटा चैप्टर है ना, बेसिकली आपके क्लास 12 को या फिर आपका नीट एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट है ही है, आपके लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सीमेन बना तो सबसे पहले कौन सा सेक्रेशन मिला स्पर्म्स के अंदर, तो आप ये कहेंगे कि सेमिनल वेसिकल का, फिर प्रोस्टेट का, फिर प्रोटून। आपको इसी चार्ट को बस अपनी लैंग्वेज में जाकर के उसको डिकोड कर देना है। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। सो दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे चैनल ऑपरेशन नीट पर क्लास 12 का और हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर करने जा रहे हैं। हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम समय लगा के आपका रिवीजन करवाएं। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो बेटा चैप्टर है ना, बेसिकली आपके क्लास 12 हो या फिर आपका नीट एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट है ही है, आपके लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझिएगा और एक एक इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की आपके नीट में, आपके बोर्ड्स में और आपकी लाइफ में बहुत आपको काम आने वाला है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा, क्लास एंड होने के बाद में, क्योंकि हम वन शॉट में रिवीजन कर रहे हैं, आपको हो सकता है लिखने का टाइम प्रॉपर ना मिले बेटा, तो क्लास एंड होने के बाद में यहाँ टेलीग्राम चैनल से जा करके, इस टेलीग्राम चैनल से जा करके नोट्स को डाउनलोड कर लेना पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/operationneed700 पर मिल जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली व्हाट इज द वर्ड रिप्रोडक्शन मीन्स। सबसे पहली बात, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि मैम रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो क्लास 10th क्या क्लास 7th से हम लोग जानते जाते हैं कि भाई हमेशा अपनी ऑफस्प्रिंग्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रखना है, इतना रिप्रोडक्शन है। इस वर्ड को जब ध्यान से बच्चे तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो समझ में आता है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, अपनी प्रोजेनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट से। ठीक, बेसिकली इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन। सिंपल, ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारी डेफिनेशन है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो ये 1 मार्क का 2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें एज इट इज लिख करके आ जाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। तो एक तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट। दूसरी चीज, क्यों? क्योंकि हम लोग चैप्टर का तो नाम ही है भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमंस पर आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन को समझने के बाद जब ह्यूमंस पर आओगे बेटा, जब आप ह्यूमंस पर आओगे तो आप सभी ये बात जानते हो कि वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरी चीज, हम लोग वीवी पेरस है। वीवी पेरस यानी कि डायरेक्टली अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, ना कि हम लोग अंडे देते हैं। क्या कभी सुना है उस ह्यूमन के अंडे? नहीं सुना ना, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम लोग अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। तीसरी चीज, हम ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलती है। जानते हैं भाई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलती है। एक मेल स्टूडेंट और एक फीमेल स्टूडेंट में साफ अंतर हमें देखने के लिए मिलते हैं। वॉइस का डिफरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस, इवन हमारे जो बिहेवियर है उसका भी डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ये सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल में डिफरेंसेस पता लगने चल जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भाई ह्यूमंस, मेल्स में मुस्टैच का डेवलपमेंट हो गया, फीमेल्स में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो गया, तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। जब हम लोग तीसरी चीज, मतलब तीसरी चीज पढ़ने के बाद जब चौथे पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि जो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। क्या? आफ्टर प्यूबर्टी ये सारे इवेंट स्टार्ट होते हैं। और ये सारी की सारी लाइंस इतनी ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी के ही ये पॉइंट्स हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को याद रखना है। क्या अगर आपको ये इंट्रोडक्शन वाली बात क्लियर हो गई है तो पूरे जोश में हम लोग सारी की सारी प्रोसेस पढ़ ले क्या? चलो आ जाओ। तो हम लोग हमारे
पूरे के पूरे प्रोसेस पर आते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ये बात याद है ना, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। चलो हमें ये बात तो पता है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब माना जाता है जब वहां पर फॉर्मेशन, जब वहां पर फॉर्मेशन और फॉर्मेशन के साथ साथ एंड फॉर्मेशन के साथ साथ फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। क्या फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है। अगर फॉर्मेशन हो गया गैमीट का, फ्यूजन नहीं हुआ, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही नहीं हुआ ना। तो हमें क्या करना है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट करवाना है किस इवेंट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसीडर करने का ये है कि हम गैमीट्स का फॉर्मेशन करें। फ्यूजन तो बाद में होगा ना, पहले तो फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो गैमेट्स का क्या करें, पहले फॉर्मेशन हम लोग करें। और इस गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, गैमीटोजेनेसिस। तो सबसे पहली चीज होती है ह्यूमंस में गैमीटोजेनेसिस, यानी कि क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि क्या कहेंगे हम लोग इसको, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है? क्या अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हम लोग इस गैमीट को लेकर के जाएंगे ना जहां पर इसका फ्यूजन होना है। हमने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम करवा रहे हैं फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब फॉर्मेशन तो हमने करवा लिया, लेकिन इसका फ्यूजन करवाने के लिए इसको लेकर के जाना पड़ेगा जहां इसका साइट ऑफ फ्यूजन है, जहां इसका साइट ऑफ फ्यूजन है। और साइट ऑफ फ्यूजन या फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के पास तक ले जाने को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या, इंसेमिनेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम ह्यूमंस में देखने जाते हैं तो हमें ये बात पता है कि ह्यूमन मेल्स के पास में पेनिस नाम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो कि अपने गैमेट्स को या स्पर्म को अलोंग विद सम फ्लूइड, जिसे हम लोग कलेक्टिवली सीमेन कहते हैं, उस सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल वेजाइना में इंसर्ट या फिर डिलीवर कर रहा है, ठीक है, या फिर एजैकुलेट कर रहा है। तो एट दैट टाइम इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा, इंसेमिनेशन। ठीक है, ठीक है, क्या इंसेमिनेशन हो गया। अब जब इंसेमिनेशन हो चुका है, फीमेल के हमारे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इसके पास में सीमेन यानी कि स्पर्म के साथ में कुछ फ्लूइड आ चुका है, और अब इस फ्लूइड में से स्पर्म भाग के जाएंगे, ओवा को फर्टिलाइज करना चाहते हैं। और जब हम ओवा को फर्टिलाइज करने जाएंगे और फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रोसेस क्या हुई हमारी, फर्टिलाइजेशन, विच इज द क्रूशियल स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही वो स्टेप है जहां से हम लोग कंसीडर करते हैं कि भाई ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रोसेस हुआ है। नहीं तो फॉर्मेशन होने के बाद अगर इसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या रिप्रोडक्शन किया, तो क्या आपने रिप्रोडक्शन किया, है ना। तो हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन, विच इज अ क्रूशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है? अगर हमने फर्टिलाइजेशन कर दिया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हम ये बात जानते हैं, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इवन उससे पहले से सुनते आ रहे हैं कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब फ्यूज होता है तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, जाइगोट का। और ये जाइगोट जो है अब फीमेल की हमारी जो यूटेरस है उसकी वॉल में फिक्स होना चाहता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और इस फिक्स होने को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या, इम्प्लांटेशन। अब ये जो हमारा जाइगोट है हमारी यूटेराइन एंडोमेट्रियम के पास में जाकर चिपक जाएगा, और इस चिपक जाने को, अटैचमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। हालांकि ये जाइगोट एज इट इज नहीं जाता है, कुछ स्टेजेस से होकर के जाता है,
जो कि हमारे इसी चैप्टर का फर्दर पार्ट है, तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट ओके टू यू? ठीक है, अगर इतनी बात हो गई है तो इम्प्लांटेशन होने के बाद में अब पूरे के पूरे 9 महीने का पीरियड, बचपन से सुनते आ रहे हो कि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है भाई, तो 9 महीने का जो पीरियड है ड्यूरिंग विच embryonic development takes place, this 9-month period is termed as gestation. What? This 9th month of pregnancy period is termed as gestation. What? Gestation. तो यानी कि हमारा एक पीरियड 9 महीने का जो हमें दिख रहा है, क्या 9 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है, विच इज जेस्टेशन। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? जो बातें मैं बता रही हूँ भाई यहाँ पर एरो बना बना करके लिखते जाओ, आपके पास में इतना टाइम नहीं है, बोर्ड्स आने वाले हैं और सर पर नीट तो बैठा ही हुआ है ना, तो टाइम नहीं है, फटाफट से लिखते जाओ सारी की सारी बातों को जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इज इट ओके? ठीक है, तो जब जेस्टेशन हो गया 9 महीने के पीरियड के बाद में बेबी का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिलीवरी ऑफ बेबी होगा, जिसको हम लोग हमारी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं बेटा पार्च्यूरेशन। क्या दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ, क्या कहते हैं? पार्च्यूरेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई है? जिसे हम लोग हमारी साइंस की भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में पार्च्यूरेशन कहते हैं। इट इज सिंपली मीन डिलीवरी ऑफ द बेबी आफ्टर द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। क्या? डिलीवरी ऑफ द फुल्ली मैच्योर्ड बेबी आफ्टर द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, टर्म्ड एज क्या? पार्च्यूरेशन। क्या ये आपको स्टेप्स या जो हमारे स्टेप्स हैं ये याद हो गए हैं? क्या समझ में आ गए हैं? अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो आपको एक छोटी सी बात की अवेयरनेस मैं चाहती हूँ कि हो, एक छोटी सी बात की मैं चाहती हूँ आपको अवेयरनेस हो कि अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करूं या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करूं, तो ये बात आप लोग देखकर ही जान पा रहे होंगे कि गैमेटोजेनेसिस अगर मैं आपसे पूछ लूं, भूले भटके आपसे कोई आके पूछ ले, इवन अभी आपके वो क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें एग्जामिनर आके आपसे पूछ ले कि भाई गैमेटोजेनेसिस कहां पर होता है, तो आप कहोगे इन मेल एज वेल एज फीमेल, एज वेल एज फीमेल, इन मेल एज वेल एज इन फीमेल बॉडी। बहुत सिंपल सी बात है ना? अगर आपसे कोई पूछे इंसेमिनेशन कहाँ होता है, तो आप कहोगे मेल का पेनिस लेकर के जाता है फीमेल की बॉडी में, है ना? आपसे कोई पूछे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। आपसे कोई पूछे इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, भाई फीमेल के यूटेरस में। आपसे पूछे जेस्टेशन 9 मंथ का पीरियड, फीमेल के यूटेरस में। पार्चुरेशन भी फीमेल की बॉडी से। यानी कि गेमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जो कि मेल फीमेल दोनों की बॉडी में कंटिन्यू हुआ, जबकि इसके आगे आने वाले सारे के सारे स्टेप्स हमारे होते हैं इन फीमेल बॉडी। क्या? इन फीमेल बॉडी। तभी माना जाता है कि फीमेल की बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। आप लोग कहते हैं ना फीमेल्स आर कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई द फीमेल्स आर कॉम्प्लिकेटेड। बच्चा समझे? तो ये चीजें भी ध्यान रखिए। ओके, तो ये चीज हो गई हमारी इतनी। आगे बढ़ते, जब हम इस स्टेप से समझ में आ गए हैं तो आगे बढ़ जाएं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, बढ़ सकते हैं। अब देखिए हमें ना क्या करना है, पूरे हमारे इस चैप्टर में, जैसा कि एनसीईआरटी बताती है, एनसीईआरटी ना आपको सबसे पहले ये प्रोसेस का पूरा जो सीक्वेंस है ना, ये समझाने की कोशिश करना चाह रही है। ठीक है, तो जब एनसीईआरटी आपको ये पूरा सीक्वेंस बताएगी तो उससे पहले वो क्या करेगी, गैमेट्स बनते कहाँ हैं, गैमेट्स बनते कहाँ हैं, यानी कि मेल और फीमेल की बॉडी में, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो वो जो मेल और फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर वो आपको समझाती है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या करती है, सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाती है। उसके बाद में दोनों का ही एक साथ गैमेटोजेनेसिस बताती है, और उसके बाद में आपको फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और पार्चुरेशन के बारे में एनसीईआरटी बताती है। तो एनसीईआरटी का सीक्वेंस क्या हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताएगी, फिर गैमेटोजेनेसिस साथ में, और फिर पूरा प्रोसेस एक साथ। ठीक है, क्या बात सिंपल सी है। हम यहाँ पर चैप्टर में थोड़ा सा बस अलग सेपरेट करके पढ़ लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ेंगे अलोंग विद गैमेटोजेनेसिस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद गैमेटोजेनेसिस, कंपैरिजन भी करेंगे, एंड आफ्टर दैट कंपैरिजन
हम लोग इस पूरे प्रोसेस को कि दोनों की बॉडी में किस तरीके से इवेंट्स हुए और ये प्रोसेस हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल है क्या? सिंपल है क्या? बात बस वही है, बात वही है, एनसीईआरटी ने लिखा है, हम सारी चीजें वही पढ़ेंगे, अपना सीक्वेंस हमारा थोड़ा सा अलग है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं मुझसे वो ये बात जानते हैं कि हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं और फिर साथ में अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं, ये आप ही के भले के लिए है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि मेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं, फिर गैमेटोजेनेसिस मेल का, फिर फीमेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है ना। हालांकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इजी है, देखो है ना, इजी है वो भी, बस चीजें समझने का एक देर है, और हम लोग फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आ भी जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। इससे पहले ना एक चीज और, कि एक एनसीईआरटी में या आपके नीट एग्जाम में या आपके बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, है ना। तो ये और मैं बता देती हूँ, इसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, जो सेक्स ऑर्गन्स है ना, जब बात की जाए कि सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, तो हमेशा क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं वो एक डाउट कॉमन लेकर के आते हैं कि मैम हम लोग ना कंफ्यूज हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? तो अब आपको क्या करना है, जान लेना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स और प्रोड्यूस करेंगे सेक्स हार्मोन्स। क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होंगे जो या तो प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स या फिर प्रोड्यूस करेंगे हार्मोन्स, और ये दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि हार्मोन और गैमेट बना रहे हैं पी से पी। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोस जो कि हमारे गैमेट बनाते हैं और हार्मोन बनाते हैं। क्लियर क्या? क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है तो सेकेंडरी पर आ जाइए, अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो सेकेंडरी पर आ जाइए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बेटा वो होंगे जो 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 गैमेट के फॉर्मेशन के अलावा बाकी पूरी प्रोसेस में मदद करते हैं। जो अभी पीछे स्टेप पढ़ के है ना, ये वाले जो अभी ये वाले पीछे स्टेप पढ़ के है ना, इसमें गैमेटोजेनेसिस और इनके हार्मोन बनाने का काम किसने किया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने, और बाकी के पूरे सारे काम कौन करवाएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? तो आ जाइए आगे देख लेते हैं क्या हुआ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बाकी के सारे काम करवाएंगे, यानी कि आपको फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे, आपको इम्प्लांटेशन में मदद करेंगे, आपके स्पर्म के ट्रांसफर में, इंसेमिनेट करने में मदद करेंगे, है ना, वो यहां लिख सकते हैं, इंसेमिनेट करने में मदद करेंगे, और फर्दर डेवलपमेंट में मदद करेंगे ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यानी कि गैमीट का और सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन के अलावा जितने भी इवेंट्स आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उस सब में आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मदद करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ह्यूमन में मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर क्या स्ट्रक्चर्स है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, आखिर इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और कैसे ये फंक्शनिंग अपनी प्रॉपर करता है। इस स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, सीमेन के अंदर क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, साइज क्या है, कम हो तो क्या होगा, ज्यादा हो तो क्या होगा, एक एक चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्या बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मैं बात करूंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कहां पर लोकेटेड है। ये बात पूछने वाली तो नहीं है हालांकि, लेकिन हमारी एनसीईआरटी तब भी आपको खुद ब खुद बताती है कि पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। पेल्विक रीजन यानी कि यस, जहां पर आपका पेल्विक गर्डल है, राइट, ओके। तो पेल्विस रीजन में आपके एब्डोमेन के नीचे लोकेटेड है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहली चीज क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर क्या क्या आता है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, एटलीस्ट हमें ये पता हो। तो पहली चीज है कि इसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस है। क्या? एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक। दूसरी चीज, इसके अंदर आती है कुछ एसेसरी डक्ट्स। क्या आती है इसके अंदर? कुछ एसेसरी डक्ट्स। पूरी लिस्ट देखेंगे, डोंट वरी, है ना। फिर इसके अंदर आती हैं कुछ ग्लैंड्स जो कि सेक्रीशन करती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्रीशन। फिर आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलियास। क्या आता है बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलियास। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है,
कि अगर हम एक ह्यूमन मेल की बॉडी से पूरा इनका सिर्फ ये सिस्टम में बाहर करके निकालें तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा, जिसमें कि आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दिस वन इज पेनिस, दिस वन इज पेनिस, एंड these are a pair of testes, देख पा रहे हैं 1 and 2, दिस इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पैक होती हैं और इसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। क्या बेटा? स्क्रोटम कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्क्रोटम इज अ पाउच जिसके अंदर आपके दोनों टेस्टिस लोकेटेड है। ओके ओके, और इनसे बहुत सारी आपकी क्या निकल रही हैं, डक्ट्स, जो कि हैं आपकी एसेसरी डक्ट्स, और इनके पास में कुछ बीच में रास्ते में आपको मिलेंगी कुछ ग्लैंड्स। ठीक है, इनके बीच में आपको मिलेंगी कुछ ग्लैंड्स, एंड ये पेनिस और स्क्रोटम मिलकर बनाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आगे वाली स्लाइड में बता देती हूँ, सब वहां पर मेंशन है, घबराओ नहीं। ठीक है, सब यहाँ मेंशन है, घबराओ नहीं, वो तो डायग्राम में बता दी थी। ठीक, आ जाइए आ जाइए। तो हमने जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि वहां पर पेयर ऑफ टेस्टिस थे, एसेसरी ग्लैंड्स थे, एक्सटर्नल जेनिटेलियास थे, एसेसरी डक्ट्स थे। देख लेते हैं कौन कौन सी है, क्या क्या इनके नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेस्टिस या फिर टेस्टिस। सिंगुलर और प्लूरल का फंडा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टेस्टिस और टेस्टिस। ओके, तो जब हमने पढ़ा टेस्टिस तो हमें ये बात पता हो जानी चाहिए कि हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, हमारे टेस्टिस ही है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही फॉर्मेशन होता है आपके स्पर्म्स का। ठीक है, टेस्टिस के अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है किसका, स्पर्म्स का। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड स्पर्म्स यानी कि सिंपल गैमेट्स। ठीक है, तो जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ या प्रोडक्शन हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ही लिख लो तुम लोग। अब लिख लेना, ठीक है, अब मैं इरेज विरेज नहीं कर रही, लिख लेना। प्रोडक्शन हुआ उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना? तो आगे आइए दूसरे आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलियास, जो बाहर से आप एटलीस्ट देख पाओगे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलियास जिसमें आपका आता है पेनिस, ऑब्वियसली जानते हैं हम, और दूसरा आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या था, एक पाउच था जिसके अंदर आपकी दो यानी कि एक पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड है, यानी कि स्क्रोटम कितना है, एक ही है भाई। ठीक है, और इसके अंदर हमारा पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड है। तो स्क्रोटम एंड पेनिस आर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, इज इट ओके विद यू? ओके, सो नेक्स्ट इज एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स हैं बेटा जो कि अपने सेक्रेशन मिक्स करके आपके सीमेन का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन करती है। जैसे कि आपके पास में प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स। व्हाट? सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, और आपके पास में प्रेजेंट होती है एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या? एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। और होती है आपके पास में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिन्हें हम लोग प्यार से काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिन्हें हम लोग प्यार से काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कहाँ है, कैसे लोकेटेड है, हम लोग ने पूरा डायग्राम से समझना है, तो वो डिटेल हम लोग डायग्राम से ही पूरी समझेंगे। ठीक है, फिर आती है हमारे पास में क्या, एसेसरी डक्ट्स। ये मैं इस फ्लो चार्ट की मदद से इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास में 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाए कि एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बताओगे? आपको इसी चार्ट को बस अपनी लैंग्वेज में जाकर के इसको डिकोड कर देना है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ टेस्ट अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट। द टेस्टिस आर, टेस्टिस को फिर एक्सप्लेन करोगे जो अभी मैं आपको करूंगी कि भाई ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और बाकी पूरा ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो उसको जब आप एक्सप्लेन करने जाओगे सिर्फ इस चार्ट को, तो कम से कम 3 पेज बन जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 3 पेज बन जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हर 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 शब्द में क्वेश्चन है, हर शब्द में क्वेश्चन है। तो अगेन इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आती है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट बेटा वो है जो ना आपके स्पर्म बन जाने के बाद में उनको कैरी कर करके एटलीस्ट एजैकुलेशन तक प्रॉपर लेकर के आती है, पाथवे ऑफ स्पर्म फॉलो करवाती है। तो इसमें आती है रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये सीक्वेंस में है, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे याद रखना है वो हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, कैसे याद रखना है वो हम आगे कर लेंगे, इतनी बात क्लियर है। नोट्स का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो टेलीग्राम पर चले जाएं, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और लिख रहे हैं तो आपसे सुंदर सुशील संस्कारी कोई बच्चा नहीं। ठीक, आइए पेनिस के बारे में कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर मैं
अभी थोड़ी देर पहले ही मेहनत करके आप लोग के लिए लिख करके लाई हूँ, जिससे कि हमारे वन शॉट में हम लोग टाइम को मिनिमाइज कर पाए, टाइम को बचा पाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे नोटिस कर लेना। देखा, पेनिस का काम क्या है? सबसे पहली चीज हम लोग ये बात जानते हैं कि पेनिस का काम है इंसेमिनेशन में मदद करता है। यही वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल की वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और हमारे स्पर्म्स को रिलीज किया जाएगा या इजैकुलेट किया जाएगा सीमेन को। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेगा? हेल्प करेगा इंसेमिनेशन में। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है। तो दूसरी चीज हेल्प कैसे करेगा इंसेमिनेशन में? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इरेक्शन या इरेक्टाइल प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर कुछ इरेक्शन क्रिएट होगा या फिर इरेक्टाइल प्रॉपर्टीज है। अब ये जो इरेक्शन है ये हो कैसे रहा है? कुछ इरेक्टाइल टिश्यू की मदद से। किसकी मदद से? इसके पास में कुछ इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है और ये टिश्यू आपके पास में दो लेयर में है। पहला है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। पहला है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दूसरा है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। यानी कि जो आपका पेनिस है ये इंसेमिनेशन में मदद करेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि वो इरेक्ट हो सकता है। इरेक्ट किसकी मदद से हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास में दो टिश्यू है, एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दूसरा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और ये दोनों जो टिश्यू हैं इनकी लेयरिंग आपके पेनिस के पास में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो इरेक्शन हो रहा है पेनिस का, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके ब्रेन की कौन सी एक्टिविटी है। तो बेसिकली अगर पेनिस का इरेक्शन हुआ है तो वो सिंपली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, जिसमें आपका कोई सिंपैथेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। बट अगर आप एजैकुलेट कर रहे हो तो इट इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यानी कि इरेक्शन होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, एजैकुलेट करना आपके हाथ में है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है इरेक्शन एंड इसका एजैकुलेशन इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ओके, इज इट ओके? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अब वो ज्ञानी बच्चे जो आएंगे कहेंगे मैम ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, आपने क्यों हमें दो शब्द एक्स्ट्रा याद करवा दिए? तो बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत काम करेगा, आपके लाइफ में काम आएगा। एमबीबीएस करोगे तो वहां भी पूछ लिया किसी ने तो शर्मसार ना हो जाओ, इसलिए आपको पता हो कि दो टिश्यू हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पेनिस का इंट्रोडक्शन, पेनिस के बारे में कुछ चीजें। अब हमें एक एक करके, पहले टेस्टिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, हम लोग एसेसरी डक्ट्स को पढ़ेंगे, और पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैंने फटाफट आप लोगों के लिए मेहनत से ड्रॉ भी कर लिया है, ताकि क्लास में आपका टाइम कम से कम हम लोग यूज कर पाए, बचा पाए, और आप लोग अपने एग्जाम में जो है ना, बड़े एग्जाम में जो है ना उसका रिवीजन बहुत जल्दी से कर पाए। ठीक है, तो आपके लिए इतनी मेहनत करती है मैम, और आप लोगों ने अभी तक लाइक भी नहीं किया होगा वीडियो को, है ना? क्योंकि पढ़ रहे हैं, हमें तो मिल ही रहा है, बिना लाइक किए भी तो मिल रहा है, तो क्यों करना है ना? ये वाली इस वाली सोच से आते हो ना, अरे क्यों ही करना है लाइक? तो बेटा एक आध लाइक वगैरह इस पे कर दो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है मैडम को भी, है ना? तो आ जाओ, चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे ये बात जानते हैं, उसकी लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम को समझना या एनसीईआरटी को समझना वो हमेशा किसी चीज की हेल्प लेता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बेसिक डायग्राम से पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं, और जब एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो हमें लगे अरे ये तो सिंपल ही है। क्या? अरे ये तो सिंपल ही है। तो पहले क्या करेंगे, एक बेसिक डायग्राम से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी के डायग्राम पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाए, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यहाँ पर कलर ले लेते हैं हम कुछ नया, इधर जो बना हुआ ना हो, सारे ही बन रहे हैं ना, ये ले लेते हैं। आइए, तो इधर ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाओ सेम बना लेते हैं। ये जो पिंक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, ठीक है, दिस वन इज पेनिस। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख ही रहा है, ठीक है? दिस वन इज पेनिस, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है, ठीक है? these are a pair of testes, these are a pair of testes, is it okay? ये दो टेस्टिस है हमारी, ठीक है, ये हमारी टेस्टिस का पेयर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब हम लोग जो बात जानते हैं, हमारी जो टेस्टिस है ना बेटा, हमारी जो टेस्टिस है ना बेटा,
इसके अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, और इसका और कट सेक्शन डिटेल में देखेंगे, है ना। इसके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का, और इससे बहुत सारी डक्ट्स इसको लेकर के आती हैं और फिर अल्टीमेटली हमारे पेनिस से इसको एजाकुलेट करवाती है, अल्टीमेटली पेनिस से इसको क्या करवाती है, एजाकुलेट। ठीक, तो पेनिस से इसे एजाकुलेट करने तक में स्पर्म बहुत लंबा रास्ता तय कर रहा है। क्या, स्पर्म बहुत सारा लंबा रास्ता तय करता है। ठीक है, तो लंबा रास्ता जो स्पर्म तय करता है उसके बीच में सबसे पहले इसे एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब दिखती है। क्या, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल दिखती है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या, एपिडिडाइमिस। तो आपने वहां जो स्ट्रक्चर भी देखा था ना, इस वाले डायग्राम को एक बार फिर से देखिएगा, आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ देखा था ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं क्या, ये देख पा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एपिडिडाइमिस, बहुत 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 बार कॉइल करके ट्यूब्यूल्स बनी हुई है, दिस इज एपिडिडाइमिस। ठीक है, क्या है ये, एपिडिडाइमिस। ठीक, हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, ये बात तो आपको याद हो गई। ये बात तो आपको याद हो गई कि ये कैसी है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, पहली चीज। दूसरी चीज, लेंथ कितनी होगी मैम इसकी, लगभग 6 मीटर। कैन यू इमेजिन, 6 मीटर तक की लेंथ होती है किसकी, एपिडिडाइमिस। ठीक, दूसरी चीज, काम क्या है इसका, इतनी लंबी इतनी हाईली कॉइल्ड क्यों बनाई है भाई, भाई बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है आपकी टेस्टिस में, स्पर्म का नहीं स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया आपकी टेस्टिस में। अब ये एजाकुलेट होने से पहले अगर इन्हें स्टोर करना है, एजाकुलेशन अभी नहीं हुआ है और ये बन चुके हैं, तो इनको कहाँ लेकर के जाओगे, तो टेम्परेरली स्टोर करने के लिए ये है, क्या है, टेम्परेरली स्टोर करने के लिए है पूरी कॉइलिंग। ठीक है, तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म का हुआ हमारे एपिडिडाइमिस में, किसमें, एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस का हमें मतलब समझ में आ गया कि भाई हमारी टेस्टिस के बाद में जो हमें डक्ट दिख रही है एपिडिडाइमिस है। बीच में भी एक चीज आएगी वो बताऊंगी बाद में। एपिडिडाइमिस है, हाईली कॉइल्ड है, 6 मीटर की हो सकती है और इसका काम है टेम्परेरली स्टोर करना हमारे स्पर्म्स। क्लियर, आगे आ जाइए। एपिडिडाइमिस अब एक थोड़ी ओपन वाली, कॉइल्ड नहीं है, ओपन सी एक ट्यूब में जिसका नाम है वास डिफरेंस, इसमें ओपन होती है और ये स्पर्म्स को कैरी कर करके लेके जाता है। जब ये वास डिफरेंस पूरा ट्रेवल करके जाने की कोशिश करती है इनसाइड द पेनिस, तो इसको गुजरना पड़ता है आपके आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर से ऐसे निकल करके जाती है कौन, वास डिफरेंस। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, दिस वन इज योर यूरिनरी ब्लैडर एंड इस ब्लैडर के ऊपर से आ रही है कौन, आपकी वास डिफरेंस। क्लियर, इसके ऊपर से कौन आ रही है, आपकी वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आई। जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से निकल के आती है, इसके पास में तुरंत, इसके अंदर तुरंत 2 ग्लैंड का सेक्रीशन मिक्स हो जाता है और ये ग्लैंड है आपकी कौन, सेमिनल वेसिकल। क्या, 2 ग्लैंड का सेक्रीशन इसी ट्यूब के अंदर यूं यूं दोनों तरफ से मिक्स कर दिया जाता है और इस ग्लैंड का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। और ये कैसी हैं, 2 मैंने बोला, यानी कि कैसी हैं बेटा, पेयर्ड है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पेयर्ड है। ठीक है, अब ये जो सेमिनल वेसिकल ने इसके अंदर सेक्रीशन डाला, लेकिन अभी भी हमारा प्रॉपर सीमेन नहीं बन पाया, इसके अंदर हमें और भी चीजें मिलानी है। जैसे ही मिला और नीचे आया, जैसे ही इसके अंदर ये सेक्रीशन मिला, वास डिफरेंस के अंदर जैसे ही सेमिनल वेसिकल का सेक्रीशन मिला, अब इस ट्यूब को नया नाम दे दिया गया, इसका प्रमोशन हो गया बेटा यहाँ पर, और इसका नाम रख दिया एजाकुलेटरी डक्ट। अभी तक क्या था, वास डिफरेंस में सिर्फ स्पर्म थे, सिर्फ स्पर्म थे, लेकिन जैसे ही इसके अंदर सेमिनल वेसिकल का सेक्रीशन मिक्स हुआ है, इसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा, एजाकुलेटरी डक्ट। यानी कि अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि एजाकुलेटरी डक्ट में क्या है, तो आप कहोगे कि स्पर्म है और सेमिनल वेसिकल का सेक्रीशन है। क्या है, स्पर्म है और सेमिनल वेसिकल का सेक्रीशन है। अगर आपसे कोई पूछे वास डिफरेंस में क्या है, तो आप कहोगे स्पर्म। आई बात समझ, तो आ जाइए, क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया एजाकुलेटरी डक्ट। अब इस एजाकुलेटरी डक्ट को यही नहीं छोड़ा जाएगा, इसके अंदर और भी सेक्रीशन मिक्स किए जाएंगे इसके अंदर, और जैसे ही ये गुजरेगी इसके ऊपर चारों तरफ, जैसे एक ही ट्यूब है ना, जैसे आपका पेन, इसके ऊपर मैंने मान लो चारों तरफ से कोई चीज कवर कर दी है, ठीक है, एक ही चीज चारों तरफ से कवर कर दी है,
और ये जो कवर्ड स्ट्रक्चर टिश्यू है इसका नाम है एक ग्लैंड, क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। और मैंने कहा पूरी एक ही चारों तरफ से कवर कर रही है, तो सिंगल है ना, कैसी हुई? सिंगल। हालांकि दिख रही है आपको, ऐसे लग रहा है कि दो है, बट ये चारों तरफ से कवर कर रही है इसको, ठीक है। तो कितनी है ये? एक सिंगल ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये अपने सेक्रेशन अब इसमें मिक्स करती है, और अभी ये नहीं आगे बढ़ नहीं पाती कि इसके पास में दो छोटी छोटी सी ग्लैंड और अपना अपना सेक्रेशन डाल देती हैं, जिनका नाम है क्या बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये दो छोटे छोटे बल्ब जैसी होती हैं, कैसी? पेयर्ड होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मिली सेमिनल वेसिकल, फिर मिला प्रोस्टेट, फिर मिला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सीमेन बना तो सबसे पहले कौन सा सेक्रेशन मिला स्पर्म्स के अंदर, तो आप ये कहेंगे कि सेमिनल वेसिकल का, फिर प्रोस्टेट का, फिर बल्बो यूरेथ्रल का, ठीक है क्या? और ये सारे ही सेक्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके से वो भी आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक्साइटेड रहिएगा। तो क्या हुआ? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने अपना सेक्रेशन इसमें मिक्स कर दिया, और अब इस ट्यूब के अंदर यहां से जो फ्लूइड आ रहा होगा उसमें हमें ये बात पता चलेगी कि इसके अंदर स्पर्म्स भी है, इसके अंदर सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन भी है, इसके अंदर प्रोस्टेट का भी सेक्रेशन है, इसके अंदर बल्बो यूरेथ्रल का भी सेक्रेशन है, और इन तीनों सेक्रेशन को मिक्स करके जो फाइनली हमारा प्रोड्यूस हुआ उससे हमने ओवरऑल टर्म दिया सीमेन। व्हाट? सीमेन। समझ में आई क्या बात? इससे हमने ओवरऑल एक टर्मिनोलॉजी यूज किया, क्या नाम हुआ इसका? सीमेन, ठीक है। और अब ये सीमेन हमारे यूरेथ्रा वाले ही रास्ते से पास आउट होता है, यस कॉमन ओपनिंग है, यूरेथ्रा वाले ही रास्ते से पास आउट होता है। जो आपका यूरिन लेकर के आ रहा था ना, ये वाला इसी वाले रास्ते में मिक्स हो गया है, यूरेथ्रा वाले ही रास्ते से पास आउट होता है। और जब एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन सिर्फ और सिर्फ यूरिन बाहर आता है यूरेथ्रल मीटस की मदद से, और एट द टाइम ऑफ एजाकुलेशन इसी रास्ते से आपके सीमेन बाहर आता है अलोंग विद स्पर्म्स, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं पेनिस की बात करूं तो पेनिस का भी एक दो छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे कि ये आपका पूरा पेनिस है, पेनिस के ऊपर वाला जो आगे का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस वन इज ग्लैंस पेनिस। व्हाट? दिस वन इज ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस की बात करें तो इसके पास हमारे पास एक छोटा सा फोल्ड ऑफ स्किन होता है बेटा, जिसका नाम है प्रीप्यूस। व्हाट? प्रीप्यूस, ठीक है क्या? तो इस स्किन के फोल्ड को हम लोग कहते हैं प्रीप्यूस। और ये जो प्रीप्यूस है, कई बार बहुत सारे रिलीजन्स में इसको बचपन में ही काट के रिमूव कर दिया जाता है, जिसे बोला जाता है सर्कमसीजन। क्या बोला जाता है? सर्कमसीजन। हालांकि रिलीजियस बिलीफ के अलावा और भी इसके थोड़े से फायदे हैं, जैसे कि ये जो स्किन का फोल्ड है कई बार थोड़ा सा बड़ा होता है कुछ कुछ पर्सन में, तो प्रॉब्लम क्या होती है, इधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। तो अगर इसे रिमूव कर दिया गया है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, एसटीडीज या एसटीआईज इन्फेक्ट होने के चांसेस कम है, ट्रांसमिट होने के चांसेस कम है। तो एक तरीके से बेनिफिशियल प्रोसेस हुआ। क्या नाम दिया इसे हमने? रिमूवल ऑफ प्रीप्यूज इज सर्कमसीजन। क्या? रिमूवल ऑफ प्रीप्यूज इज सर्कमसीजन। क्लियर? ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो आपको अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा समझ में आ गया है तो चलो एक बार से इसको रिवाइज मार लेते हैं। क्या हमने देखा? सबसे पहले वी हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, हमारे पास में एक पेयर ऑफ टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन हुआ किसका? हमारे स्पर्म्स का। इन स्पर्म्स का जो पाथवे है वो फॉलो करेगा कुछ डक्ट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास में आया है एपिडिडाइमिस के पास में। इस एपिडिडाइमिस को हम लोग कहते हैं क्योंकि हाईली कॉइल्ड है, 6 मीटर तक की लंबी हो सकती है और टेम्परेरी स्टोर करती है हमारे स्पर्म्स को। इसके बाद में ये भेज देती है इन स्पर्म को वास्ट डिफरेंस के पास में, और ये वास्ट डिफरेंस हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होकर के आते हैं, और इनके पास में सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन मिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही सेमिनल वेसिकल्स का सेक्रेशन मिक्स किया, अब इसका नया नाम हो जाता है एजाकुलेटरी डक्ट। और ये एजाकुलेटरी डक्ट अब जैसे ही आगे पास होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें अपना सेक्रेशन मिलाती है जो कि सिंगल थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड है ये अपना सेक्रेशन मिलाती है, और अब ये सीमेन के फॉर्म में एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन या एजाकुलेशन बाहर आएगा, ठीक है। और सेम पाथवे यूरेथ्रा वाला ही ये फॉलो करता है। यूरेथ्रल मीटस से यूरिन बाहर आएगी एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, एंड एट द टाइम ऑफ एजाकुलेशन या सीमेन इधर से हम लोग एजाकुलेट कर रहे होंगे,
ठीक है। हमारा जो पेनिस था, इसकी बाहर वाला स्ट्रक्चर इज ग्लैंड्स पेनिस, जो कि एक फोल्ड ऑफ स्किन था जिसका नाम था प्रीप्यूस। इसको रिमूव करते हैं हम लोग, तो प्रोसेस को नाम देते हैं सर्कमसीजन। क्लियर? अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने पास में ड्रॉ करके रख लो। जब आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाएगा तो इस डायग्राम को भी बना के आना, बिल्कुल बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया मार्क्स वो देते हैं। और सुंदर बनाने की कोशिश करना, मैंने तो बड़ी जल्दीबाजी में बनाया आपके लिए। सुंदर बनाने की कोशिश करना और आपको फुल मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। ओके ओके ओके, आ जाइए। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आ जाइए आगे। कुछ चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। भाई अभी तक तो आपने स्ट्रक्चर ही देखा है ना, अभी तक तो आपने स्ट्रक्चर ही देखा है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन कैसे होता है स्पर्म्स का, इसके अंदर है क्या, टेस्टिस के अंदर क्या स्ट्रक्चर है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब टेस्टिस पर आ जाते हैं, है ना। और टेस्टिस के बारे में अब हम लोग डिटेल जान लेते हैं। ठीक है क्या? अब हम लोग टेस्टिस के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो जब हम टेस्टिस के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, टेस्टिस को पढ़ेंगे, तो हमें ये बात पता चलेगी कि ये जो टेस्टिस हैं ये हमारी बॉडी के बाहर लोकेटेड थी एक पाउच में जिसका नाम था स्क्रोटम। जिसका नाम था स्क्रोटम। अब ये बात बहुत ऑब्वियस है कि अगर ये टेस्टिस हमारी बॉडी का ही पार्ट है, गैमीट का फॉर्मेशन ही कर रही हैं, और अगर हम लोग बात करें हमारे इंसेमिनेशन की, तो वो तो पेनिस से ही हो जाएगा, है ना। तो टेस्टिस का बॉडी के बाहर लोकेटेड होने का क्या सेंस है? बॉडी के अंदर भी तो रख सकते थे इसको। बट बेटा आपके जो स्पर्म्स है ना, इनको फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस ना। फ़ारेनहाइट कोई मत बोल देना यहाँ पर। 37 डिग्री सेल्सियस ना। 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर तो इससे हमें एक दो टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कितना कम चाहिए। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी को इससे कम चाहिए। यानी कि कितना हुआ? या तो हमें 35 मिल जाए या फिर 34.5 मिल जाए। ठीक है, 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए। अब इतना हम लोग बॉडी में तो कम नहीं करेंगे ना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इतना ही यही है, इसके आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट 2.5 डिग्री तो कम नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी बॉडी ने एक एडेप्टेशन अपनाई और टेस्टिस को निकाल के बाहर रख दिया और उसको संभालने के लिए स्क्रोटम नाम के एक पाउच में लोकेट करके रखा। किसके अंदर? स्क्रोटम नाम के एक पाउच में इसको संभाल के रखा। ठीक है, तो बाहर हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हमें ये दिखती हैं, और ये इनका काम क्या है? बॉडी के बाहर जब ये आती है तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल कम टेम्परेचर मेंटेन, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, जो कि नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या फिर प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इज इट ओके? तो ये बात है सिंपल सी। और अगर हम लोग बात करें हमारे इस प्रोसेस की, तो आप लोगों के मन में एक सवाल आ जाना चाहिए कि क्या मैम ये जो टेस्टिस हैं या एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी में थी या फिर बाद में आई या बर्थ के बाद में आई? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये टेस्टिस बॉडी के अंदर ही डेवलप हुए। ठीक है, बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक जो पीरियड था 9 मंथ का, उसमें जो हमारा 7th मंथ था, कौन सा? 7th मंथ था, उस टाइम पर ये जो आपकी टेस्टिस है स्क्रोटम में लोकेट हो जाती है। यानी कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस अकर इन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या? इन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बाई चांस नहीं हो पाया, ये काम फेल हो गया, ये हुआ ही नहीं भाई, बाहर टेस्टिस नहीं है, तो फिर इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोकॉर्डिज्म, जो कि एक बहुत सिंपल सी सर्जरी के साथ में इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी सर्जरी के बाद में इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, टेस्टिस का शेप और साइज ओवल शेप की होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेंथ इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर की है, ये 4 से 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल इतना सा। ठीक है, और इनकी जो विड्थ है 2 से 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल इतनी सी। ठीक है, बिल्कुल ये साइज है आपके टेस्टिस का। ठीक है, मुझे लगता है राजमा इस साइज का होता है।
4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ है। ठीक है, बहुत छोटे सा साइज है आपके टेस्टिस का। ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है क्या? तो ये हो गया आपकी ओवल शेप की टेस्टिस और इनका साइज। क्लियर? ठीक है, तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए और हम लोग इन टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओवल शेप की है तो ओवल शेप ड्रॉ किया हुआ है। बेसिकली जब हम लोग ह्यूमन बॉडी के एक एक स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं ना बेटा, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है यार। एक एक बारीकी, हर एक चीज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर हम लोग कहें कि हमारे इवोल्यूशन में हो होकर ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ, और आज हर एक स्ट्रक्चर का हर एक जो पार्ट है, हर एक सेल का अगर कोई लोकेशन है तो वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी तरीके से डिजाइन हुई है हमारी टेस्टिस भी। जैसे कि आपके टेस्टिस एक सिंपल टिश्यू नहीं है, इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन है। और एक टेस्टिस के अंदर कितने ही कंपार्टमेंट होंगे? एनसीईआरटी कहती है 250 है। कितने? 250। ठीक है, कितने कंपार्टमेंट है? 250 एक टेस्टिस के अंदर। कितने कंपार्टमेंट है? 250। और इन कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बेटा? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो हमें ये बात समझ में आई, हमारी ओवल शेप की छोटी सी टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है, और इन 250 कंपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी ट्यूब्यूल्स है। हो सकता है कि एक कंपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ट्यूब्यूल हो सकता है कि एक कंपार्टमेंट के अंदर 3 ट्यूब्यूल हो सकता है कि एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 ट्यूब्यूल। यानी कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनका नंबर वेरी कर सकता है। ये 1 2 3 हो सकते हैं, ये 1 2 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या है हमारे? 1 से 3 क्या है हमारे टेस्ट ये ट्यूब्यूल्स, और इन ट्यूब्यूल्स का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है क्या? तो हमारी टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट हुए? 250, जिनका नाम क्या हुआ बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एक टेस्टिस में कैलकुलेट करें तो 250 से 750 तक हो सकती है टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना? इतनी सारी। ठीक है, तो ये हुआ आपकी एक चीज। बाहर से कवरिंग देखे तो डेंस सी कवरिंग है। कवरिंग के नाम वाम आपकी एनसीईआरटी बताती नहीं, और मैं भी नहीं चाहती आप बेमतलब में बहुत सारी चीजें याद करो, भूलो, इंपॉर्टेंट भी भूल जाओ, तो नहीं करना है। बाद में कभी मौका लगा तो पढ़ लेंगे, बट अभी तो सिलेबस में नहीं है। तो डेंस कवरिंग है, एक ये चीज याद रखिएगा। ये जो टिब्यूल्स है ना बेटा, इन टिब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। कहाँ? इन टिब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। और ये टिब्यूल्स जब स्पर्म बना देती हैं तो ये कुछ कॉमन ट्यूब्स में इनको पास करती हैं, और ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं बेटा? रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे टेस्टिस फिर आगे इसको ट्यूब्स में पास करती है, जिनका नाम है वासा इफ्रेंशिया। क्या नाम है इनका? वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया अब इस हाईली कॉइल्ड वाले स्ट्रक्चर को देती है। क्या नाम था इसका? अभी पढ़ करके आ रहे हैं, एपिडिडाइमिस। क्या? एपिडिडाइमिस। कितनी थी? 6 मीटर की। कैसी थी? हाईली कॉइल्ड। क्या काम करती थी? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, कैसी थी? क्या करती थी? कैसी थी? हाईली कॉइल्ड। क्या करती थी? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। कितनी लेंथ थी? 6 मीटर तक की। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अब ये किस में भेज देती थी? वास डिफरेंस में, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आती थी, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन लेती थी, एजाकुलेटरी डक्ट बन जाती थी। इसके अंदर प्रोस्टेट का सिक्रीशन मिक्स हुआ, इसके अंदर बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन मिक्स हुआ, और फाइनली फॉर्मेशन हुआ हमारे सेमेन का। ठीक, ठीक है, तो ये है हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर। इतनी बात क्लियर है क्या? तो क्या हुआ, हमारे टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है, जिनका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये 250 कंपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं, जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनके अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, और इनका नंबर 1 से 3 हर एक लोब्यूल के अंदर वेरी करेगा। ये ओपन होते हैं रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस ओपन होते हैं वासा इफ्रेंशिया में, इफ्रेंशिया ओपन होता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस ओपन होगा वास डिफरेंस में। क्लियर? क्लियर? ठीक है, बाहर से लेकर के हम बहुत अंदर तक आ चुके हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा। और अब सबसे ज्यादा वाला जो एकदम इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है, वो ये है, वो ये है कि हमें इसको काट के देखना है कि इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है। भाई काटना रियल में नहीं है, रियल में मत काट देना। ठीक है,
बस हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसको काट के देखेंगे कि कैसे इसके अंदर फॉर्मेशन होता है हमारे स्पर्म। ठीक है, तो चलो इसका इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा, सब है भाई, आज ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है सब कुछ, कहीं कोई टाइम नहीं जाना, बिल्कुल पढ़ते जाना है, रिटेन रखते जाना है, बिल्कुल रिवाइज करते जाना है ना, टाइम नहीं जाना आज कहीं। ठीक है, आ जाइए। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। और अब मैंने क्या किया है इसमें ना, पूरी टेस्टिस को लेकर के नहीं आए हम, बोर्ड भी बेचारा छोटा पड़ गया है। ठीक है, ठीक है, तो पूरी टेस्टिस को हम लोग लेकर के नहीं आए हैं यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं, एक कंपार्टमेंट कितने थे 250, उसमें से एक को ले आए हैं और एक को काट करके देख रहे हैं कि उसके अंदर का क्या हाल है। ये वाला जो है ना, अपना फेवरेट कंपार्टमेंट बता दो एक, हाँ ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसको अकेले इस एक कंपार्टमेंट को यहाँ से काट करके देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से काट करके देख, ठीक है, और जब इसको काट करके देखेंगे तो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला काटा है तो 3 दिखनी चाहिए, ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, कट करके आपको दिख रही है। और बाकी का जितना भी इस कंपार्टमेंट में टिश्यू है उसे मैं इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस, एनसीईआरटी टर्म यूज कर रही है, बेसिकली पूरा टिश्यू ही है ना। ठीक है, ठीक है, और इधर क्या है, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ठीक है, तो क्या है, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाने से पहले बाहर का थोड़ा सा देख लेते हैं। इस स्पेस के अंदर हमारे पास में ना कुछ कुछ होंगी ब्लड वेसल्स। क्या होंगी, ब्लड वेसल्स। इसके अलावा हमारे पास में होंगी कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन सेल्स को हम लोग लेडिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे पास में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिन्हें हम लोग लेडिक सेल्स कहते हैं, और इसके पास में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ना बेटा, या लेडिक सेल्स हैं, ये क्लास 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ करके आए थे ना, कि इनका काम है टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स बनाना। वहां पर पढ़ा था ना कि इनका काम है टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन करना, है ना। तो इनका काम क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन जिन्हें हम लोग एंड्रोजन्स कहते हैं। और इसमें से जो मेन टेस्टिकुलर हार्मोन या एंड्रोजन था, इसका नाम क्या पड़ा था, टेस्टोस्टेरोन। एनसीईआरटी की लाइन अगर याद आ रही है, वो बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है उन्हें उसकी फोटो भी याद आ रही होगी, कि भाई नीचे वाले लास्ट में छोटे से 1-2 लाइन से पहले तीसरी वाली लाइन थी, बिल्कुल साइड में लिखा हुआ था सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन जिन्हें हम लोग एंड्रोजन्स कहते हैं, एंड मेनली टेस्टोस्टेरोन। एनसीईआरटी ने लिखा है बिल्कुल हमारे एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, याद है ना। तो वहीं से ये आया है और इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी बॉडी का ही पार्ट है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स का काम पता चल गया, ये क्या काम कर रही है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन, सिंथेसिस और सेक्रीशन करेंगी। बीच में कुछ ब्लड वेसल है, ऑब्वियसली नीड है इनकी। और इनके पास में जो ब्लू कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या है ये, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। वो बच्चे जिनके हाथ में एनसीईआरटी है, उठाओ देखो, जहां पर आपको ये वाला डायग्राम बना हुआ है ना, इसके पास में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जबकि इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं है, जबकि इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं है। तो मेरी मानो तो ये वाला डायग्राम बना लो और इसमें ये चीजें लिख लो, जिससे कि एनसीईआरटी की सारी बातें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको एक डायग्राम के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या, आपको सब कुछ एक ही डायग्राम के अंदर मिल जाएगा। तो ये चीज हो गई, 3 चीज हमने देख ली कि इंटरस्टिशियल सेल है, ब्लड वेसल है और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है। ये सारी बातें एनसीईआरटी की ही है, आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, हमारा फोकस मेन कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें से तीनों एक जैसी है। एक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो तीनों का आ जाएगा। ठीक है, एक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो तीनों वैसी ही तो है, यानी कि सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वैसी ही तो है। ठीक है, तो आ जाइए। अब आपकी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, पूरी ट्यूब है ये। ठीक है, ये क्या है, पूरी ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर, इस पूरी ट्यूब के अंदर लाइनिंग है बहुत सारी सेल्स की। किसकी, बहुत सारी सेल्स की लाइनिंग है। इमेजिन करिएगा भाई, दिस इज कंप्लीट ट्यूब, पूरी के अंदर क्या है, लाइनिंग है। लाइनिंग है किसकी, सेल्स की। और इन सेल्स को हम लोग कहते हैं जर्म सेल्स, यानी कि ये फॉर्मेशन करेंगी गैमेट्स का। और किन गैमेट्स का, मेल गैमेट का,
तो इन सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? मेल जर्म सेल्स। क्या? मेल जर्म सेल्स। ठीक, क्या कहेंगे इनको? मेल जर्म सेल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इन्हीं को प्यार से हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। इन्हीं को प्यार से हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जो कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन भी करेंगे। ठीक, तो पहले क्या है? मेल जर्म सेल्स। और इन मेल जर्म सेल्स के बीच बीच में कुछ कुछ सेल्स हैं थोड़ी सी बड़े साइज में, इसका नाम है सर्टोली सेल्स। क्या? सर्टोली सेल्स, या फिर इन्हीं को हम लोग नर्स सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जर्म सेल्स है ना, इनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। क्या काम करता है? इनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो सर्टोली सेल्स तो हमेशा से ही एनटीए का फेवरेट रहा है, और कई बार बच्चों का भी फेवरेट हो जाता है। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके जनरल नॉलेज के पर्पज से। ठीक है, तो भाई ये चीज याद रख लेना। और ये हो गया आपके टेस्टिस का स्ट्रक्चर। क्या हुआ? हमारे पास में इंटरस्टिशियल स्पेस है, जिसमें हमने 3 चीजें देखी। क्या? लेटिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करती है टेस्टिकुलर हार्मोन्स का, जिनका नाम हुआ एंड्रोजन्स। मेनली कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। जब हम लोग बात करते हैं और चीजों की, तो उनके पास में ब्लड वेसल होंगे, और इसके अलावा होंगे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है भाई। किसकी? हमारी एनसीईआरटी की ही लाइन है। और जहां जिस बच्चे को मिल गया है ना, पेज नंबर लिख दो कमेंट सेक्शन में कि मिल गया मैम, मेरे को मिल गया, यहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और आप लोग अगर उधर हो, टेलीग्राम वगैरह पर मेरे साथ में कनेक्टेड हो, कुछ बच्चे तो पेड बैच वाले व्हाट्सएप पर भी है, तो मुझे भाई फोटो चाहिए, मुझे इसका फोटो चाहिए कि कहाँ मिला, आपको हाईलाइट किया कि नहीं किया, है ना? इसका मुझे फोटो चाहिए। तो एक ये चीज हो गई। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखे तो 2 चीजें थी। मेल जर्म सेल, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का। सर्टोली सेल या नर सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल्स को। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आ जाइए। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का है ना, इसकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ये मेल जर्म सेल्स की एक लेयरिंग है, ठीक है, जिसे एनसीईआरटी स्पर्मेटोगोनिया भी लिखती है, सेम एक ही बात है। स्पर्मेटोजोआ ये बन चुके हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है, अभी देखेंगे ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करेंगे, गैमेटोजेनेसिस, तब समझ आ जाएगा। या इन्होंने जो बड़ी वाली सेल्स है, इनको सर्टोली सेल्स नाम दिया है। जहां से लेबलिंग एनसीईआरटी ने उठाई है वहीं रख लेना भाई, कंफ्यूज ना हो जाओ अगर डायग्राम ब्लर आ गया कहीं से। और इंटरस्टिशियल स्पेस ये डार्क पिंक वाला है, ठीक है, तो इसके पास में इंटरस्टिशियल सेल्स बनाई है इसने। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा लेटिक सेल्स। एनसीईआरटी लेबलिंग जो हम लोग क्लास में करते हैं ना, वही वाली, यहाँ लिख लीजिएगा लेटिक सेल्स। ठीक है, और इसके आगे लिख लेना फॉर्मेशन, सॉरी, सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। क्लियर? सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स यहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या इसके आगे नर्व सेल लिख सकते हो, इसके आगे नर्व सेल लिख सकते हो। भाई वो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं वो तो ऑलरेडी लिख चुके होंगे ना, लिख चुके हो कि नहीं भाई? बता दो इधर कमेंट्स में। नर्व सेल कहते हैं, क्या काम है इनका? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक, और और इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस में और क्या चीज हमने बनाई? इधर ब्लड वेसल भी होती हैं, तो तभी डार्क पिंक कलर का है। क्या होंगी इसके पास में? ब्लड वेसल्स भी होंगी। ठीक है, ये और बना लीजिएगा। इसके साथ में एक और ये कर लीजिएगा, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो सारी लेबलिंग हमने इसके अंदर कर ली है, हमें कोई फर्दर कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायग्राम कई बार जब इसका इमेज आता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट पेपर, तब आप इसको कई बार ब्लर देखते हो, क्योंकि वो ब्लर होता है प्रिंटिंग, है ना, प्रिंटिंग में ब्लर आ जाता है, तो वहां पर समझ नहीं आता कि कौन सी लेबलिंग कौन सी वाली सेल तक गई है। तो वहां कंफ्यूजन एग्जाम में बाई चांस आ जाए और क्रिएट ना हो, किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन आपको ना आए, उसके लिए आप क्या करिएगा, ये चीज भाई दिमाग में याद रख लो कि नीचे सर्टोली सेल्स ऐसे बने हुए थे, इधर स्पर्मेटोगोनिया थे, फिर स्पर्मेटोजोआ थे। ठीक है, और बनता भी फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर भी यही है, तो इधर स्पर्मेटोगोनिया थे, इधर स्पर्मेटोजोआ थे, और इंटरस्टिशियल सेल तो भाई बाहर वाली यहाँ से लेबलिंग आ रही है, और ये सबसे ऊपर बने हुए। ठीक है भाई, ये याद कर लेना, क्योंकि इसका मेरे पास कोई और इलाज नहीं है अगर डायग्राम ब्लर आ गया तो, है ना।
और वैसे भी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी सेल्स बने हुए हैं, तो ब्लर आने के चांसेस होते हैं इस डायग्राम के, है ना, तो इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन कर ली हैं, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आइए आइए, आ जाता है हमारा स्पर्म। हमने देख लिया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहा है, तो एग्जैक्टली उसका पाथवे उसने क्या फॉलो किया, बहुत सारी हमने ट्यूब्यूल्स देखी, तो एग्जैक्टली एक पाथवे अगर हम देख लेंगे ना, तो +4 तो नीट के एग्जाम में हो जाएगा, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका +2 to +6 का हो सकता है ये क्वेश्चन, है ना। तो भाई बल्ले बल्ले है, नीट भी अगर कर रहे हो, बोर्ड भी कर रहे हो, तो 10 मार्क्स इससे एक स्लाइड से मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, है ना। तो हमने क्या देखा, बने कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां जाता था, रेटेटेस्टिस में, याद है इधर, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बाद में कहां गया, रेटेटेस्टिस में। ठीक है, ठीक है, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में गया था क्या, इफ्रेंशिया से कहां गया था, एपिडिडाइमिस में गया था क्या, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में गया था क्या, वास डिफरेंस से जैसे ही सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन लेता था, अब ये इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता था क्या, इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता था क्या, और इजैकुलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के सेक्रेशन के साथ मिलकर यूरेथ्रा के वाले रास्ते में ओपन होता था क्या, और इसके बाद में यूरेथ्रल मिएटस से ही बाहर आता था क्या स्पर्म, है ना। तो ये हमारा पाथवे हो गया हमारे स्पर्म्स का। इस पर नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, 2022 में तो आया ही है, 23 में भी है कुछ इसके क्वेश्चन आए हुए, बार बार क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, और इससे पहले तो बहुत बार आया है, 13, 15, 16, 18 में, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी लेबलिंग वही चीज हो गई कि इधर से इधर ये जा रहा है पाथवे, ठीक है, ये जा रहा है पाथवे, और इधर से इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा पाथवे, फिर हमारे ये पाथवे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी टेस्टिस है, फोरस्किन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीप्यूस, एनसीईआरटी में लिख लीजिए। और रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस इज सर्कमसीजन, क्या, सर्कमसीजन। तो भाई ये सारी चीजें यहाँ लिख लो, जिससे कि कभी भी गलती होने के चांसेस आपके 0 ही हो जाए, है ना, तो सारी चीजें लिख लो। ग्लैंस पेनिस हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर, ये यूरेथ्रा हो गया, यहाँ पर यूरेथ्रल मिएटस भी है ना, बना लेना, यूरेथ्रल मिएटस, ओके, मिएटस बना लेना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कैसी है, पेयर्ड है, ठीक है। प्रोस्टेट कैसी है, सिंगल है, यहाँ पर लिख लो। सेमिनल वेसिकल कैसी है, पेयर्ड है, यहाँ लिख लो, ठीक है। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, द वास्ट डिफरेंस लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, तो दिख रहा है ना, इधर से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप होकर के जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, एंटर अंदर नहीं कर रहा है, ऊपर से जा रहा है, लूप करके जा रहा है ना, तो ये चीज हो गई, ये हो गया, बना लिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंगल, पेयर, यहाँ पर भी लिख लेते हैं पेयर, ठीक है, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। आइए, ये उसी डायग्राम से रिलेट करके चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। आगे आइए, मैम बहुत देर से एसेसरी डक्ट देख रहे हैं, इतनी सारी ये डक्ट्स पढ़ा दी हैं आपने, इन सब का काम क्या है, क्यों जा रही है इनमें से, आ जाओ जान लेते हैं इनके क्या काम है, आ जाइए जान लेते हैं इनके क्या काम है, ठीक है, जान लेते हैं भाई इनके काम क्या है, ठीक है, जान लेते हैं कि इनके काम क्या है, आ जाइए। सो दिस इज, सो हियर आर द फंक्शन ऑफ एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। तो हमारी जो एसेसरी डक्ट है, इनका बेसिकली काम तो ये है कि स्टोर करेंगी स्पर्म को और ट्रांसपोर्ट करेंगी, जान गए हैं। एक एक करके सबका देखते हैं। रेटेटेस्टिस का काम है स्पर्म को रिसीव करना फ्रॉम सेमिनल ट्यूब, हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरल, ठीक है, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल लिख लेना, एंड देन ओपन इनटू वास डिफरेंशिया, ठीक है, ओपन इनटू वास डिफरेंशिया, फिर वास डिफरेंशिया पे आएंगे, तो ये 10 से 12 होती है नंबर में, ये चीज याद कर लेना। और इसका काम है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, किससे, रेटेटेस्टिस से लेकर के एपिडिडाइमिस के पास, ठीक है। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबी थी, हाईली कॉइल्ड थी, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करती थी, लोकेटेड थी पोस्टीरियर टू टेस्टिस, ठीक है। फिर वास डिफरेंस आई, वास डिफरेंस का काम है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना एपिडिडाइमिस से लेकर के एजाकुलेटरी डक्ट तक, और ये एसेंड अपवर्ड्स एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, आ गया ना, ऊपर जाती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती है,
फिर आती है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, और फिर ये मिल जाती है एजैकुलेटरी डक्ट में, या फिर मैं ये कहूँ कि इसी में आगे जाके सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन मिक्स हुआ, एजैकुलेटरी डक्ट बन गई। ठीक, आगे आगे फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, जो एसेसरी ग्लैंड पड़ी थी उनका फंक्शन क्या है भाई? हमारी जो सेमिनल वेसिकल थी, क्या आपको व्हाइट कलर विजिबल है स्क्रीन पर? ओके मैं हूं ना, मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल है, दिख रहा है ये तो? हाँ ठीक है, ये है प्रोस्टेट बेटा, ठीक है, और ये है बल्बो यूरिस। ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो सेमिनल वेसिकल है कितनी थी? एक पेयर में थी, याद है? और बल्बो यूरेथ्रल भी एक पेयर में थी, सिर्फ सिंगल कौन थी? प्रोस्टेट। ठीक, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है ना, वो हमारे सेमिनल प्लाज्मा का मैक्सिमम है, यानी कि 60 to 70% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा है। ठीक है, 60 to 70% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा ये सेक्रीशन इसका है। दूसरी चीज बचा हुआ जो सेक्रेशन है वो इन दोनों का है। प्रोस्टेट का बनेगा 20 से 30% और बल्बो यूरेथ्रल का बनेगा 5 से 10%। वैसे तो याद हो जाना चाहिए, नहीं होता तो ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले सेमिनल वेसिकल आई थी तो इसने मैक्सिमम मिला दिया था 60 से 70%, और फिर 20 से 30% प्रोस्टेट ने मिला दिया, बचा कुछ 5 से 10 बल्बो यूरेथ्रल ने मिला दिया। सबका मैक्सिमम ऐड मत कर लेना बनेगा ही नहीं 100। ठीक है, तो ये हुआ। फिर इनके अलग अलग सेक्रेशन में अलग अलग चीजें होती क्या हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सेमिनल वेसिकल के सेक्रेशन में फ्रक्टोज मिलता है और प्रोस्टाग्लैंडिन मिलते हैं। क्या? फ्रक्टोज मिलता है और प्रोस्टाग्लैंडिन मिलते हैं। और ये जो फ्रक्टोज है ना, ये हमारे डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। जब कई बार रेप केसेस आते हैं तो उसमें फीमेल की वेजाइना में जो फ्लूइड है उसे जब डिटेक्ट किया जाता है तो बेसिकली फ्रक्टोज को ही डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो डेफिनेटली किसी ने रेप केस का सीन क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि सीमेन में देखा जाए तो 60 से 70% क्या है? हमारे सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, और इसके अंदर प्रेजेंट है फ्रक्टोज। तो डेफिनेटली अगर इंटरकोर्स हुआ है तो वहां पर फ्रक्टोज मिलेगा ही मिलेगा, किसमें? फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या फिर हम लोग वेजाइना में कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये तो रेप केसेस में डिटेक्शन में मदद करता है, कहीं फीमेल झूठ तो नहीं बोल रही है ना, तो एक ये चीज की जाती है। दूसरी चीज कि द अमाउंट ऑफ सीमेन जो मिला है वो कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि द नंबर ऑफ पर्सन जो उन्होंने उसके साथ में रेप केस किया है। ठीक है तो ये चीज है। तो हम लोग रेप केसेस में डिटेक्शन में फ्रक्टोज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अमाउंट ऑफ सीमेन को भी देखते हैं ना। तो इन जनरल 3 से 4 ml होता है एक एजैकुलेशन में तो अगर एक सिंगल पर्सन ने कॉपुलेट किया है तो 3 से 4 ml मिलना चाहिए, बट अगर देयर आर मल्टीपल पीपल तो उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। मान लीजिए 20 ml मिला तो कहीं ना कहीं 5 लोग थे। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज, प्रोस्टेट का जो सेक्रेशन है उसमें कैल्शियम आयन होते हैं बेटा, और आपका जो बल्बो यूरेथ्रल का सेक्रेशन है वो बेसिकली म्यूकस का ही होता है, तभी थोड़ा सा है, थोड़ा सा रिक्वायर्ड है 5 से 10%, जो कि एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट तो करे, तो ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। जब हम लोग लोकेशन की बात करेंगे तो सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होकर के जा रहा था ना हमारी वास्ट डिफरेंस, तो वही पीछे मिली थी, तो पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर मिली। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आए थे तो हमें मिली थी प्रोस्टेट लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। और जब हम लोग बल्बो यूरेथ्रल की बात करें तो ये तो प्रोस्टेट के भी नीचे थी, तो लोकेटेड बिलो प्रोस्टेट। डायग्राम से भी समझ में आ गया और आपको दिख भी गया। मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखिएगा, फ्रक्टोज सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में मिला, प्रोस्टाग्लैंडिन मिले, कैल्शियम प्रोस्टेट में, और इधर म्यूकस। ठीक है, ठीक है, तो एक ये चीज हो गई, आपको ये बात पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत डायरेक्टली ये चीजें मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन आता है। ठीक, पता होना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ, ये चीज और देख लीजिए कि इन सब का जो सेक्रीशन है ना, उस सेक्रीशन को मिला के हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा।
और सेमिनल प्लाज्मा में ऑलरेडी कौन आना था हमारे वास्ट डिफरेंसेस स्पर्म्स, तो इन दोनों को मिला दे जब तो एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं कि भाई अब जो फ्लूइड है इसे हम लोग ने सीमेन कहा, और इसका जो अमाउंट है या वॉल्यूम है ये होगा 3 से 4 मिलीलीटर पर एजाकुलेशन, ठीक है, एक सिंगल एजाकुलेशन में 3 से 4 मिलीलीटर, 1 टेबल स्पून टाइप। तो ये चीज हो गई है ना। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि सीमेन विदाउट स्पर्म तो आप बताएंगे सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन विदाउट सेमिनल प्लाज्मा आप बताएंगे स्पर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपेयर करके पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी का वही वाला डायग्राम हम लोग ने भी बना लिया, एनसीईआरटी का भी देख लिया, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़े तो फाइनली हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हम लोग आ जाते हैं हमारे गेमेटोजेनेसिस के पार्ट पर, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, है मेल्स में होगा ऑब्वियसली। तो फीमेल्स के केस में oogenesis पढ़ेंगे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। अब अगर आप बच्चे सेल डिवीजन सेल साइकिल को जानते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, नहीं जानते हैं तो 1 मिनट में इजी बना देते हैं, है ना, 1 मिनट में इसको इजी बना देते हैं। सबसे पहली चीज स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक। दूसरी चीज कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पर, ह्यूमन मेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक, इससे पहले नहीं हुआ। तीसरी चीज कब तक होता रहता है, भाई पूरी लाइफ होता रहता है, इवन इफ यू आर गेटिंग ओल्ड, तो ओल्डर पीपल में भी भैया आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू ही मिलेगा। फीमेल्स में थोड़े से डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, है ना। तो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, एक बार स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यूस होगा अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ऑर्गन्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, प्रोसेस पढ़ लेते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर सेल डिवीजन की बता देती हूँ, है ना, तुम लोग फिर पता नहीं क्यों सेल डिवीजन जब भूल जाते हो ना तो ये गलती कर देते हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग हमारी कोई भी सेल डिवाइड करती है, बेटा ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पर फोकस करके, जब आपकी कोई भी सेल डिवाइड करती है तो उसके पास में 2 चांस है, क्या 2 चांस है कि वो एक तो ये चाहे कि मैं अपना क्रोमोसोम नंबर सेम रखूंगी, यानी कि प्लॉइडी कैसी रखूंगी, सेम, ठीक है, प्लॉइडी कैसी रखूंगी, सेम। और दूसरे इसके पास में ये कंडीशन है कि इसको प्लॉइडी का क्या करना है, हाफ करनी है, ठीक है, यानी कि रिड्यूस करना है। तो जब एक सेल को डिवाइड करके प्लॉइडी लेवल सेम रखना है, फिर भले वो 2NO वो NO वो 3NO, ये डिपेंड नहीं करता, वो कोई भी प्लॉइडी पर है, अगर उसे सेम रखना है तो वो हमेशा माइटोसिस करेगी, क्या, माइटोसिस करेगी। और अगर इस सेल को अपना प्लॉइडी लेवल हाफ करना है तो ये करेगी मियोसिस, क्या करेगी ये, मियोसिस, ठीक है, क्या करेगी, मियोसिस। माइटोसिस तो सिंपल हो गया, 2n है तो 2n सेल बनेगी, n है तो n सेल बनेगी, 3n है तो 3n सेल बनेगी, सिंपल। अगर ये मियोसिस कर रही है, अगर ये मियोसिस कर रही है तो मियोसिस में हमारे पास में है 2 टाइप, एक है मियोसिस 1, एक है मियोसिस 2, क्या, एक हुआ मियोसिस 1, दूसरा हुआ मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है बेटा ये बेसिकली रिडक्शन करने में काम करती है, ठीक है। अगर आपकी मान लीजिए कुछ भी n नंबर है तो वो होकर n/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। और ये n/2 नहीं लिखते तुम लोग, फिर दो चीजों को रिलेट करके गड़बड़ कर दोगे। मान लो कि 2n है तो 2n से क्या कर देगा, ये इसको n कर देगा, ठीक है, 2n से n कर देगा, ठीक है। और मियोसिस 2 ऑब्वियस सी बात है हमारे मियोसिस 1 की बात होती है, तो मियोसिस 2 में जो सेल है n आपकी वो फर्दर n ही रहती है, यानी कि ये बिल्कुल आपके माइटोसिस जैसी सेम होती है। तो रिडक्शन डिवीजन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, मियोसिस 1 में, कहाँ होगा, मियोसिस 1 में, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाइए, हमारे पास में मेल जर्म सेल्स हैं जिन्हें हम लोग प्यार से स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पूरी लाइनिंग में क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया का मतलब ये कि अभी मेच्योर सेल नहीं है, ये डिवाइड करेगी फर्दर, ठीक है, ये अभी डिवाइड करने के लिए बनी हुई है, कहीं भी मेच्योर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है।
ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये बेटा सिंपली सबसे पहले एक माइटोसिस वाला डिवीजन करती है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया हमारी बॉडी में है डिप्लॉइड, कैसी है? डिप्लॉइड, जैसी हमारी बॉडी की सारी सेल्स है, ठीक, डिप्लॉइड है। ये सबसे पहले एक माइटोसिस वाला डिवीजन करती है। और अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया माइटोसिस डिवीजन कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा, यानी कि ये 2n से कैसा रहेगा, 2n। और आफ्टर दिस माइटोसिस ये एक बहुत ही सुंदर मेच्योर सेल बन जाती है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं सबसे पहले बनी हुई सेल स्पर्मेटोसाइट। कौन सी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसका कर्तव्य है कि मैं अपने गैमीट्स का फॉर्मेशन करूंगी, यानी कि अपना प्लॉइडी लेवल कम करूंगी, यानी कि अपना प्लॉइडी लेवल n करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो माइटोसिस होने के बाद में सबसे पहले क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और याद रखिएगा हमेशा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ही मियोसिस 1 होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ही मियोसिस 1 होती है। और जैसे ही मियोसिस 1 हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, दो सेल का फॉर्मेशन होगा। और ये दोनों सेल कैसी बनेंगी बेटा, हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। क्या बन गया हमारे पास में, दो 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 हैप्लॉइड सेल्स। प्राइमरी से बनी हुई जो नई सेल्स हैं इनका नाम रख दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम रख दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर बड़े ध्यान से देखिएगा, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ही होता है मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2 होगा और बनेंगी दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो नई सेल, यानी कि टोटल 4 नई सेल। और इन चारों नई सेल का नाम अब मैंने रख दिया स्पर्मेटिड्स। क्या? स्पर्मेटिड्स। और इन स्पर्मेटिड्स के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और फॉर्मेशन होता है टेल का। और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आपको डिवीजन नहीं हो रहा, डिवीजन खत्म हो गया है ना। अब क्या हो रहा है, मैच्योरेशन का प्रोसेस, जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में जब इनमें टेल का फॉर्मेशन हो गया, तब इसको नाम दिया मैंने स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। जोआ वर्ड आपको ये बात याद होगी, हमेशा मोटाइल स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, मोटाइल सेल्स के लिए यूज करते हैं। तो क्या बन गया मेरे पास अब, स्पर्मेटोजोआ। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया ने किया माइटोसिस, सिंपल डिफरेंशिएशन। माइटोसिस के बाद में बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ही होता है मियोसिस 1 और बनती हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ही होता है मियोसिस 2 और फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स का। इन स्पर्मेटिड के अंदर फॉर्मेशन होता है अब टेल का, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जब फॉर्मेशन हो जाता है तो इन स्ट्रक्चर को स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है क्या? तो ये बात हो गई हमारे, ये बात हो गई हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फॉर्म स्पर्मेटिड्स, स्पर्मियोजेनेसिस, और एक चीज और, ये जो हमारा डायग्राम है इसे और देख लेते हैं। ये पूरा सेम जो हमने बना रखा है ना, सेम है। यहाँ पर 23 दिख रहा है ना, 49 46 क्रोमोसोम थे, 2n 23 हो गए हाफ होकर के। ठीक है, और मैं जो चीज आपको बताना चाह रही हूँ वो यहाँ है। हाँ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मियोजेनेसिस तो आप कहोगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। अगर आपसे कोई ये बात कहे स्पर्मिएशन क्या होता है, तो उससे कहिएगा एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ना, जब हमारे स्पर्मेटिड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जब हमारे स्पर्मेटिड बन जाते हैं, ये स्पर्मेटिड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लोकेटेड सर्टोली सेल्स के पास चिपक जाते हैं। ये सर्टोली सेल्स के पास चिपक जाते हैं और न्यूट्रिशन ले लेकर अपना डेवलपमेंट करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट इनमें फॉर्मेशन होता है टेल का, जिन्हें हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोल रहे थे। और इस प्रोसेस को हमने बोला था स्पर्मियोजेनेसिस। पर अब इस स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में जब हमारे ये स्पर्मेटिड बन चुके हैं, हमारे स्पर्म बन चुके हैं, तो अब ये जो सर्टोली सेल है इन्हें रिलीज कर देंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ल्यूमेन में।
और इस रिलीज को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। तो आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या बताओगे? स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्मिएशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, या फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल के भी जब बाहर आते हैं तो एनसीईआरटी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है, तो वो आपका स्पर्मिएशन हो गया। इतनी सी बात, और ये आपके नीट का, बोर्ड का, दोनों का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? आगे आ जाइए। आगे आ जाएंगे तो जो हमारा गेमीटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था बेटा, ये कंट्रोल होता है हार्मोन से। ये बात हम सभी जानते हैं। क्यों स्टार्ट हुआ प्यूबर्टी पर? क्योंकि प्यूबर्टी पर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन रिलीज हुए थे, है ना। वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से क्यों रिलीज हुए थे? क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, वो ये बात जानता है कि अब इसकी एज हो चुकी है 12-13, यानी कि प्यूबर्टी हिट कर गई है। और जैसे ही प्यूबर्टी हिट हुई, हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट किए। याद आ रही है क्या एंडोक्राइनोलॉजी? याद आ रही है क्या जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यस, है ना। तो क्या जीएनआरएच रिलीज किया, जिसका नाम क्या था? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीधा किसके पास भाग के आएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। और जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भाग करके आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन रिलीज करती थी। कौन कौन से? एलएच और एफएसएच। कौन कौन से? एलएच और एफएसएच। एलएच का काम है अपने ही नाम जैसी सिंपल लेडिक सेल्स के पास जाना, और एफएसएच का काम है सर्टोली सेल्स के पास जाना। करेगा क्या? अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने जब हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने क्या देखा, ये अगर हमारा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है और इसके अंदर 3 ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो हमें ये बात पता थी कि इसके अंदर लेयर थी जर्माइनल सेल्स की और सर्टोली सेल्स की। इसके अंदर लेयर है जर्माइनल सेल्स की और सर्टोली सेल्स की। तो ये जो हमारी जर्माइनल सेल्स और सर्टोली सेल्स हैं बेटा, ये जो हमारी जर्माइनल सेल्स और सर्टोली सेल्स है, इनके अलावा बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे पास में प्रेजेंट थी कौन सी? लेडिक सेल्स। कौन सी? लेडिक सेल्स। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हमारे पास में हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, ग्रोथ हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट हुआ। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और इसने एलएच-एफएसएच को सेक्रेट करवा दिया। अब ये जो एलएच है, एलएच वाला अपने सेम जैसे एलएच वाला लेडिक सेल्स के पास आएगा और इनसे सिंथेसाइज एंड सेक्रेट करवाएगा एंड्रोजन्स, जो कि बेसिकली हमारा मेनली कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ठीक है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करवाता था? सिंथेसिस या फिर हम ये कहें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी कि बेसिकली इसका काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो क्या हुआ? एलएच आया लेडिक सेल्स के पास, इससे रिलीज करवाया एंड्रोजन्स, और इन एंड्रोजन्स का काम क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एंड्रोजन्स का काम क्या हो गया बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ठीक है। इन एंड्रोजन्स का काम क्या हो गया बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो एक ये चीज हो गई। दूसरा हमारा कौन सा था? एफएसएच। एफएसएच एट द सेम टाइम चल करके आ रहा है आपकी सर्टोली सेल्स के पास और ये देख रहा है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटिड बन गए ना, अब ये आके फंसेंगे इसके बीच में, अभी आके फंसेंगे इसके बीच में और मेच्योरेशन होगा। स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस ये हमें करवाना है ना, तो ये करवाने के लिए ये सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर रिलीज करवाते हैं और इन फैक्टर से फिर होगा स्पर्मियोसिस। ठीक है, स्पर्मियोसिस। ठीक है क्या? इससे फिर फर्दर होगा स्पर्मियोसिस, बेसिकली आपका स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन का प्रोसेस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन का प्रोसेस। क्लियर है क्या ये बात? ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हार्मोन इन जनरल ऐसे काम कर रहे हैं। बाय चांस एट एनी पॉइंट अगर इन हार्मोन का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पर हमारे बॉडी ने नेगेटिव फीडबैक का सिस्टम भी बना रखा है। कैसा? नेगेटिव फीडबैक का सिस्टम भी बना रखा है। कैसे बना रखा है? ध्यान से देखिएगा। ये एक जनरल बेसिक प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा वो था। ठीक है, एक जनरल बेसिक प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ा ये वो था। ठीक है, अब इस केस में हुआ क्या? जब मान लो कि ब्लड में मान लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हो रही है, स्पर्म का नंबर प्रॉपर है,
तो एट दैट टाइम जब ये प्रोसेस रन कर रहा है तो उस टाइम पर कुछ सर्टेन फैक्टर रिलीज होते हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई गोनाडोट्रोपिन्स का सेक्रीशन बंद करो। वो कहती है मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में हाइपोथैलेमस के। तो वो एट द सेम टाइम हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि भाई अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रीशन भी बंद कर दो क्योंकि ये प्रोसेस प्रॉपर हो रही है, बंद कर दो, एक तरीके से थोड़ा सा स्लो डाउन कर दो। ठीक है, दूसरी चीज सर्टोली सेल से भी कुछ फैक्टर ऐसे निकलते हैं जिनका नाम है इनहिबिन, और ये इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है क्या? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे बढ़े तो स्पर्म बन चुके हैं, हार्मोनल कंट्रोल भी देख लिया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जब हम देख लेंगे तो हमारा लगभग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी एंडिंग यहाँ पर हो जानी चाहिए। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेटा, बहुत छोटा सा है, नेकेड आई से तो देख भी नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसका जो पार्ट है इसके पास में एक स्ट्रक्चर होता है आगे एक्रोसोम, और बेसिकली बॉडी में इसके है नेक, मिडल पीस और टेल और हेड। ठीक है, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल है, और इसके हेड के ऊपर एक हेलमेट टाइप का स्ट्रक्चर पहना हुआ है। इधर हेड और लिख लीजिएगा, हेड के ऊपर एक हेलमेट टाइप का स्ट्रक्चर और पहना हुआ है जिसका नाम है एक्रोसोम। ठीक है, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है जैसे जिसके पास में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, फर्दर फर्टिलाइजेशन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आता है हेड, हेड में ही वो मेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है इसके पास में, क्रोमोसोमल मटेरियल है इसके पास में, और हेड के जस्ट नीचे आता है नेक जिसके पास में है सेंट्रियोल, और ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पर फिर मदद करेगा। फिर इसके बाद में आता है मिडिल पीस जिसके पास में शीथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया की शीथ इस स्पर्म को बहुत फास्ट मूव करने में, स्विम करने में एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट बोर्ड और सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, फिर आती है टेल जो कि बेसिकली स्विमिंग करती है बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया शीथ। ठीक है क्या? ये आपके स्पर्म का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है बोर्ड्स में। ठीक, आगे बढ़े तो हम एक दो इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि अगर हमने एक एजाकुलेशन किया, एक एजाकुलेशन जो हुआ उसमें अभी थोड़ी देर पहले देख करके आ रहे थे 3 से 4 मिलीलीटर सीमेन रिलीज होता है। इस सीमेन के अंदर नंबर ऑफ स्पर्म कितने थे? 200 से 300 मिलियन। कितने? 200 से 300 मिलियन स्पर्म है इन 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ सीमेन, यानी कि 1 एजाकुलेशन। और अगर एक एजाकुलेशन में जितने भी स्पर्म है इनमें से एटलीस्ट 60% नॉर्मल शेप और साइज में मिलने चाहिए। अगर प्रॉपर शेप नहीं है तो भाई कोई प्रॉब्लम है। और इन 60 का भी 40% एटलीस्ट विगरस मोटिलिटी दिखाने चाहिए, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। इन 60 के 40 हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े तो अब ये बात आ जाती है कि मैम इतना तो होना चाहिए, आपने कह दिया, एनसीईआरटी ने कह दिया, हमने मान लिया, बट अगर बाई चांस ये इतना नंबर ऊपर नीचे है तो क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, तो अगर ये स्पर्म काउंट आपका 200 से कम हो गया तो इस कंडीशन को कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया, और अगर ये 300 से ज्यादा हो गया तो इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीस्पर्मिया। और अगर ऐसा हुआ कि सीमेन के अंदर स्पर्म ही नहीं है तो इस कंडीशन को कहा जाता है एजोस्पर्मिया। क्या? एजोस्पर्मिया। तीनों टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगेन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत मदद करेगा। तो इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पर एंड हो जाता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का।